मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूँ और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूँ। अब मैं पैराशूट की मदद से उत्तरी केन्या में उतरने वाला हूँ। हर साल लाखों लोग केन्या आते हैं सफारी का मजा लेने, मगर वो ये नहीं जानते कि यहाँ हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आप किन तरीकों से जिंदा रह सकते हैं। पूनम की रात है और मैंने उसे एक निश्चित रफ्तार से अपने सिर के ऊपर से आसमान में बढ़ते देखा है, जिससे मुझे पश्चिम का अंदाजा हो गया है और वो दक्षिण है जहाँ मुझे जाना है। रात में कहीं आते जाते वक्त पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो सकता है, इसीलिए सभी इंद्रियों को चौकन्ना रखिए। करीब 45 मिनट के बाद हमारी आंखें अंधेरे में आसानी से देखने लगती हैं, और जब वैसा होता है, खासकर जब पूनम की रात होती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम दिन की रोशनी में ही चल रहे हों। मगर जब नजरें अंधेरे में देखने लगे तो उन्हें सुरक्षित रखिए। आप टॉर्च चलाकर नक्शा देख रहे हो तो अपनी एक आंख बंद कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज को बारीकी से देखना हो तो आंखों के किनारों से देखिए। हमारा पेरिफेरल विजन हमारे ठीक सामने के फोकल विजन से ज्यादा संवेदनशील होता है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसे हमारे पूर्वजों ने भी अपनाया था ताकि ऐसी जगहों पर शिकारियों से अपनी हिफाजत कर सकें। अचानक ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई हलचल हुई तो मैं अपनी जगह पर रुक गया। ये एक अकेला हाथी है। थोड़ा सा पीछे हट जाओ। ये हाथी हमारे बहुत करीब है, मगर मुझे इसके आने की भनक तक नहीं लगी। ये बहुत ही दबे पांव चलते हैं। उसकी आंखें भले ही तेज ना हो, मगर उसके सूंघने की शक्ति कमाल की है। अगर उसे मेरी गंध मिल गई तो वो फौरन हमला कर देगा। मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। रात के इस वक्त में उसका सामना नहीं कर सकता। अगर उसने हमला किया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। हम उसके जाने का इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। घास के इन मैदानों में रात के वक्त कहीं आना जाना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा आप सिर्फ तब करें जब ये बहुत जरूरी हो और कोई और रास्ता ना हो। सूरज निकला तो मुझे वो पहाड़ नजर आने लगा जहां मुझे जाना है। उम्मीद है कि मुझे वहां कोई नदी और इंसानों की बस्ती मिल जाएगी। ऐसा लग रहा था कि कल की रात बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन अब सूरज निकल आया है और उसे देखकर शरीर में एक नई जान सी आ गई है। और वो रहा सामने पहाड़, और वो पहले से ज्यादा करीब लग रहा है। मेरे ख्याल से वो मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर होगा। पहाड़ बहुत करीब तो लग रहा है, मगर अभी मुझे काफी दूर जाना है और मैं गर्मी बढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज नजर आई। बाप रे, जरा ये देखिए, ये एक बड़ा सा ज्वालामुखी का पुराना मुहाना लग रहा है। मुझे इसके मुहाने के तल पर गड्ढे भी दिख रहे हैं। शायद ये इंसानों ने बनाए हों। मैं अभी उत्तरी केन्या में सवाना यानी घास के मैदानों में हूँ, जहाँ हमेशा जानवरों के हमलों, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। मैं आपको बताऊंगा आप ऐसी जगहों से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। मैं अभी एक पुराने ज्वालामुखी के मुहाने पर हूँ और मुझे इसके तल पर इंसान की गतिविधियों के निशान नजर आ रहे हैं। मैं वहां तक जाना चाहता हूँ, लेकिन इस मुहाने की दीवारें खड़ी ढलान वाली हैं और इन पर नुकीले ज्वालामुखीय पत्थर हैं। ऐसी ढलानों पर उतरने का सबसे अच्छा तरीका है स्क्री रन करना। इसके लिए अपनी एड़ियों को सतह पर धंसाइए, हाथों से संतुलन बनाते हुए तेजी से आड़ा टेढ़ा नीचे उतरिए। बहुत जल्दी नीचे आ गया। पहाड़ की आधी मिट्टी तो मेरे शरीर के अंदर होगी और धूल भी, और मेरे हाथ छील गए हैं, मगर नीचे तो पहुंच गया। ये जगह काफी लंबे वक्त से वीरान पड़ी है और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही। ये मुहाना गर्मी की पनाहगाह है।
यहाँ का तापमान घास के मैदान के तापमान से कहीं ज्यादा है। मैं जिसे बस्ती के निशान समझ रहा था वो असल में नमक की पुरानी खदान के निशान हैं। मगर यहाँ कम से कम एक चीज तो मेरे काम की है। ये पूरा इलाका भुरभुरा है और नर्म भी, और ये देखने में भले ही डांबर जैसा लग रहा हो मगर ये नमक है। ये भले ही वैसा नमक नहीं है जिसे हम रोज खाते हैं जो साफ और रिफाइंड होता है, लेकिन ये नमक ही है। और मैं यहाँ पर एक टुकड़ा तोड़ लेता हूँ। इसे मैं अपने जख्मों पर लगा सकता हूँ तो ये जख्मों को जल्दी से ठीक करेगा। इसके अलावा उन मिनरल सॉल्ट्स की भरपाई भी हो जाएगी जो मेरे पसीने के साथ बह रहे हैं, और डायरिया होने पर ये इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। तो मैं थोड़ा सा नमक अपने पास रखने वाला हूँ। इस मुहाने में उतरना तो आसान था, पर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। बाहर निकलने के लिए मैंने काफी ऊर्जा जलाई है और मुझे मिली है तो बस एक थैली नमक की। जब मैं मुहाने के अंदर था तब ऐसा लग रहा था जैसे घास के मैदानों में रहने वाले शिकारी कहीं व्यस्त हैं। वो गिद्ध इस बात का सबूत है कि कोई जीव शिकार बन गया है। हो सकता है वहां से मुझे खाने लायक कुछ मिल जाए। और जब मैं उस तरफ जा रहा था तभी मैंने कुछ और देखा। नीचे झुको, नीचे झुको। सामने एक ग्रिफिन गैंडा है, सफेद गैंडा। इन दोनों को देखकर तो मैं हैरान हो गया हूं। ये इस वक्त मुझसे मुश्किल से 50 मीटर दूर हैं, इसीलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। गैंडों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं दक्षिण अफ्रीका के 2 भाइयों की कहानी जानता हूं जिन पर नर गैंडे ने हमला कर दिया था। उन दोनों को उसने कुचलकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उनकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बाद में उन्हें बचा लिया गया और वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थे। वो देखिए, उन दोनों गैंडों ने सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है। उन दोनों ने अपना पिछवाड़ा एक तरफ और चेहरा सामने की तरफ किया है, और ये इस बात का संकेत है कि मैं उनके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। ये मेरे लिए एक चेतावनी है। उन्हें मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, और इस चेतावनी का मतलब है कि गैंडे ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि मेरा सामना करना है या मुझसे दूर भागना है। मैं उनके शक के दायरे में आ गया हूँ। अगर मैं उनकी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो हमला कर देंगे, लेकिन हाथियों के हमले की तरह अगर आपका सामना कभी गैंडों के हमले से हो जाए तो एक तरीका है जिससे आपकी जान बच सकती है। अगर वो अभी मेरे ऊपर हमला कर देते हैं तो मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और यहीं खड़े रहना होगा। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो उनसे तेज नहीं भाग पाऊंगा। मुझे अपनी जगह खड़े रहकर उनका सामना करना होगा और हिम्मत से काम लेना होगा। बिल्कुल आखिरी वक्त पर एक तरफ कूदकर कहीं छुप जाना होगा। ओ देखिए, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। मैं उनके इलाके से दूर आ गया हूँ और वो शांत हो गए हैं। धीरे धीरे वो दूर चले गए। मैंने पहले जिन गिद्धों को देखा था वो अब जमीन पर उतर आए हैं और मुझसे काफी करीब हैं। मेरे आगे बढ़ने पर वो यहाँ से भाग भी सकते हैं, मगर वो गए नहीं, जिसका एक ही मतलब है। वो देखिए, आपने देखा, वो गिद्ध जो कुछ भी खा रहे थे उसकी वहाँ कमी नहीं है, इसीलिए मुझे देखकर वो उड़ नहीं पा रहे हैं। वो धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं और वो गिद्ध इसी के चक्कर में थे। ये देख रहे हैं आप, ये एक मुर्दा ज़ीब्रा है जिसे किसी शेर ने मारा होगा, और आप देख सकते हैं कि शेरों ने करीब करीब इसे पूरा खा लिया है। इसमें गोश्त और अंदर के अंग नहीं बचे हैं, सिर्फ हड्डियां और खाल बची हैं जो गिद्धों के लिए छोड़ दी गई है। इसे इतने करीब से देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जब जान पर बनी हो तब इस तरह के शिकार का मतलब है आपको भी खाना मिल सकता है। गोश्त खाने लायक है या नहीं इसका पता लगाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला संकेत तो गिद्ध ही है, क्योंकि वो सिर्फ ताजा गोश्त ही खाते हैं। फिर ये देखिए कि शिकार में कीड़े तो नहीं पड़े हैं। इसमें कीड़े नहीं हैं, मतलब ये शिकार कुछ दिन पहले का नहीं बल्कि कुछ घंटे पहले का है। और अगर लाश से बदबू आ रही हो तो उसे छोड़ दें, लेकिन ये गोश्त ताजा है और इससे मुझे काफी प्रोटीन मिल सकता है। इसकी खाल बहुत मजबूत है, मगर इसके नीचे काम की चीज है। मैं इसकी खाल उतार रहा हूं और मुझे यहाँ पर इससे ताजा गोश्त नहीं मिल सकता। हालांकि इसका स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। और हमारे पूर्वज भी इसी तरह से शिकार किया करते थे। वो अच्छे शिकारी नहीं थे,
वो माहिर मुर्दाखोर थे और बेरियां जमा करने में उस्ताद थे। वो मौका परस्त थे और ये देखते थे कि शेर शिकार कहां कर रहे हैं। ये कुछ अजीब सा था और अभी मैं इस गोश्त का इतना बड़ा टुकड़ा अपने साथ लेकर जाऊंगा, बस उतना ही बड़ा जितना मैं अगले 1 घंटे में खा सकूंगा। मैं इसे अपनी जेब में रखूंगा और खराब होने से पहले खा लूंगा। बस थोड़ा सा और। बढ़िया। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, मगर यहां से करीब 50 मीटर दूर उन झाड़ियों में शेरों का एक परिवार है। मैं अभी उत्तरी केन्या के घास के मैदानों के बीच में हूं और यहां से कुछ ही दूरी पर शेरों का एक परिवार है। वो देखिए, सीधे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। वहां शायद 2 शेरनियां हैं और उनके बच्चे हैं। वो धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। शेरनियां अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए मुझे उनसे दूरी बनाए रखनी होगी। वो बस 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर सकती हैं और वो बहुत तेज होती हैं। उनके पंजे भी बेहद धारदार होते हैं। एक झटके में वो किसी इंसान का पेट फाड़ सकती हैं। और अगर बड़े शेर ने हमला किया तो वो एक झपटे में ही किसी बड़े मर्द का सिर अलग कर सकता है। अगर वो अभी मुझ पर हमला करती हैं तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, यहीं खड़ा रहकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, तालियां बजाऊंगा, अपने हाथ हिलाऊंगा, उन्हें झांसा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनसे भागकर तो मैं उनसे बच नहीं सकता। पीछा करना उनकी फितरत होती है। वो जानवरों का पीछा करती हैं। ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाती। अगर मैं भागा और उन्होंने पीछा किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। आप सुन रहे हैं? वो आवाज सुन रहे हैं? बस हमें यहां से निकलना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। मैं अभी दक्षिण की तरफ जा रहा हूं और मेरी मंजिल है वो पहाड़। अगर आप किसी ऐसे इलाके में फंसे हों तो जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी नदी को ढूंढिए, क्योंकि नदी के किनारे चलते हुए आप इंसानी बस्ती तक पहुंच सकते हैं। ये तरीका कहीं भी काम आता है, लेकिन अफ्रीका में नहीं, क्योंकि यहाँ अक्सर होता यह है कि अगर आप नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ें तो उनके किनारे किनारे आप काफी दूर तक चले जाएंगे, मगर अचानक ही वो नदी जमीन के नीचे गायब हो जाएगी और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप बहुत निराश हो जाएंगे। इसीलिए अफ्रीका में सबसे अच्छा यही है कि आप बहाव के विपरीत दिशा में जाएं और नदी के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि वहां आपके इंसानी बस्ती मिल जाने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। मैं अपने सफर के बिल्कुल नए दौर में जा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ अब काफी करीब लग रहे हैं। ये जगह मुझे काफी बेहतर लग रही है। यहाँ पर काफी हरियाली है और यहाँ से मैं पहाड़ी की तलहटी की तरफ चलकर जा सकता हूँ। और येलो फीवर के ये पेड़ भी इस बात का संकेत है कि मैं पानी के किसी स्रोत के करीब हूँ। और वहाँ पर मुझे बबून बंदर दिख रहे हैं। वो भी वहीं रहते हैं जहाँ अच्छा पानी होता है। तो मैं अब पानी के उस स्रोत को ढूंढने वाला हूँ और फिर उसी के सहारे मैं पहाड़ों तक जाऊंगा। बबून बंदर इस बात के भी संकेत हैं कि यहाँ कोई बड़ा शिकारी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ी देर आराम भी कर सकता हूँ। मैं अब करीब 1 दिन से लगातार चल रहा हूँ और सच कहूँ तो बुरी तरह से थक गया हूँ। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए लेटकर आराम कर सकूँ। और ये बुरी जगह नहीं है। हम इस वक्त पानी के बहुत करीब हैं और इस वजह से यहाँ पर काफी मच्छर भी हैं। मगर मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ काफी पाई जाती है, ब्लैक जैक, जो मच्छरों से बचने का अच्छा उपाय है। ये देखिए, आप इसे उठा लीजिए और सीधे आग में डाल दीजिए। ब्लैक जैक की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अंडाकार पत्तियां, जिसके किनारे बहुत नुकीले होते हैं। ये करीब 2 फुट का होता है और इसके फूलों की पंखुड़ियों का रंग गुलाबी सफेद होता है और इसकी मदद से आप मच्छरों को दूर रख सकते हैं। अफ्रीका में मच्छर बड़ी संख्या में लोगों की जान ले लेते हैं क्योंकि वो मलेरिया फैलाते हैं, तो ये मेरे बहुत काम आएगी। मलेरिया की वजह से अफ्रीका में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ये एक पानी का सोता है
ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां नदियां भी हो सकती हैं। ये नदियां ही मुझे इंसानों की बस्तियों तक पहुंचाएंगी, और मैं ब्लैक जैक के कुछ पौधे अपने पास रख रहा हूं, जिन्हें आग में जलाकर मैं मच्छरों से बच पाऊंगा। अब काफी अंधेरा हो चुका है और रात बिताने के लिए मुझे इस पेड़ से बेहतर जगह नहीं मिल सकती। इसके ऊपर मैं कम से कम जमीन से दूर रहूंगा। मुझे किसी बड़े जानवर के पैरों तले कुचलने का या लकड़बग्घे जैसे किसी छोटे जीव के काटने का डर नहीं है। इसके अलावा मैं आराम से इस पर सो भी सकता हूँ। मुझे नींद की सख्त जरूरत है। आग जलाने के पत्थर की मदद से मैं हाथी की सूखी लीद जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका इस्तेमाल आग सुलगाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, ये अब आग पकड़ने लगा है। रात के वक्त यहाँ का तापमान घटकर 7 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ऐसी जगह पर आग जलाने पर न सिर्फ गर्मी मिलती है, बल्कि ये शिकारी और दूसरे जीवों को भी दूर रखती है, और ये मच्छरों को भी भगाएगी। लेकिन हाथी की लीद को जलाना इतना आसान काम नहीं है। हाथी की लीद से निकलने वाले धुएं की गंध बहुत अजीब सी होती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक जैक डालने वाला हूं, और अगर मैं इसे इस तरह तोड़कर आग में डाल दूं तो जलने पर यह बहुत अच्छे रिपेलेंट का काम करेगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि इससे निकलने वाला जो धुआं है उसकी गंध ऊपर वहां तक पहुंचे जहां मैं सोने वाला हूं। मैं नदी के बहाव की उल्टी दिशा में जाना चाहता हूँ। दुनिया में कहीं और हम बस्ती की तलाश में नदी के बहाव की दिशा में ही जाते, लेकिन अफ्रीका में नदियां जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। इसीलिए मैं उल्टा जा रहा हूँ, पहाड़ के उपजाऊ ढलानों की तरफ। अब ये नदी यहाँ पर गोल गोल घूमने लगी है, इसीलिए मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं इसे पार कर सकूं, ताकि ज्यादा दूर ना चलना पड़े। ये आवाज मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। दरियाई घोड़े, अफ्रीका के एक और सबसे बड़े हत्यारे। मैं अभी उत्तरी केन्या में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ऐसे इलाके से आप जिंदा कैसे निकल सकते हैं। मगर यहाँ मेरा सामना हुआ है एक बड़े खतरनाक जानवर से। अगर मैं इस नदी में उतरता हूँ और इसे पार करने की कोशिश करता हूँ तो एक ही बात होगी कि मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि ये दरियाई घोड़े मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये जानलेवा होते हैं। नर तो अपने इलाके की हिफाजत करते हैं और मादाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी की भी जान ले सकती हैं। अगर मौत को न्योता देना है तो दरियाई घोड़े और पानी के बीच खड़े रहिए। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला दरियाई घोड़ों के बीच पानी में फंस गई थी और दरियाई घोड़े उनके ऊपर टूट पड़े, उन पर हमला किया, उन्हें हवा में उछाला, पैरों के नीचे कुचला और फिर काट काट कर उन्हें मार दिया। ये मेरे लिए एक चेतावनी है कि मैं इनसे दूर रहूं। ये पहली चेतावनी है। यहाँ से करीब 800 मीटर दूर हालात बेहतर लग रहे हैं। मैं यहाँ से नदी पार कर सकता हूँ। यहाँ पर बहाव थोड़ा तेज है और पानी भी काफी छिछला है। छिछले पानी में दरियाई घोड़े भी कम ही आते हैं। मुझे लगता है कि नदी पार करने के लिए यही जगह सबसे सही है। दरियाई घोड़े अपने भारी वजन की वजह से गहरे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है, पैर टिक नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं फिसल कर गहरे पानी के अंदर चला जाऊं। आराम से आना। ठीक है, तो हमने पार कर लिया। मैं अभी एक नदी के बहाव की उल्टी दिशा में पहाड़ की ढलानों की तरफ जा रहा हूँ, मगर मेरे चारों तरफ इस बात के सबूत हैं कि यहाँ जिंदगी और मौत का खेल लगातार चलता रहता है। काम मुश्किल लग रहा है,
पर मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इस बहती नदी में उतरकर आगे बढ़ता रहूं। पर इसका पानी बहुत ठंडा है और दरियाई घोड़ों के लिए इसका बहाव काफी तेज है। लेकिन अगर यहाँ तेंदुए हुए तो मुझे इस पानी में ही ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, और ये नदी यहाँ की घाटियों और जंगलों से ज्यादा सुरक्षित जगह होगी। मुझे पता चल रहा है कि मैं ऊपर पहुंच रहा हूं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ पानी भी बढ़ने लगा है, जिसका मतलब करीब ही बिल्कुल खड़े झरने हैं। मगर मेरे लिए उन झरनों की चढ़ाई करना फिर भी आसान है, क्योंकि नदी के बाहर जाकर झरनों के आसपास के पहाड़ों पर चढ़ाई करना खतरनाक होगा। हालांकि इस झरने का पानी बहुत ठंडा था, मगर इसकी चढ़ाई करने में मुझे बहुत मजा आया। और जब भी किसी काम को करने में मजा आने लगता है, तब आपका हौसला भी बढ़ जाता है। जल्द ही शाम ढल जाएगी और तापमान नीचे गिर जाएगा, तब मुझे हाइपोथर्मिया का खतरा होगा। मगर पानी का मतलब है इंसान, और इसके जरिए मैं इंसानों तक पहुंच सकता हूं। ये पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे शरीर का कम से कम ऊपरी हिस्सा सूखा रहे, क्योंकि इतने ठंडे पानी में अगर गर्दन तक पानी हुआ तो मैं उसमें ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। मैं पिछले 2 दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहा था, और अब ठंड मेरे लिए मुसीबत बन गई है। पर तभी मुझे कुछ नजर आया। ओ, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर तार बांधे गए हैं और ये ऊपर तक कहीं जा रहे हैं, सीधा वहाँ ऊपर तक पहुँच रहे हैं। लगता है ये किसी केबल या पुली का हिस्सा है। और हाँ, यहाँ पर एक टोकरी भी बंधी है। हो सकता है कि यहाँ के किसान अपनी पैदावार घाटी में जगह जगह भेजते हों। ये पहला संकेत है, हो सकता है कि यहीं आसपास कोई इंसानी बस्ती हो। ये रस्सी किसी पुलिस सिस्टम का हिस्सा लग रही है जो बाहर निकल आई है। मुझे देखना होगा कि ये मजबूत है या नहीं। क्या ये मेरा वजन उठा पाएगी? वैसे पता लगाने का एक ही तरीका है, और वो है इसे आजमाना। मुझे लगता है इसकी ऊंचाई कम से कम 100 फुट होगी, और वहां तक चढ़ाई करने का बस एक ही तरीका है, हाथों के सहारे इस रस्सी पर चढ़ना। इसमें कोई खास तकनीक या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत और ताकत चाहिए। और हाँ, नीचे नहीं देखना है। मैं इसी की उम्मीद कर रहा था। वहां सामने कुछ कैबिन है जो एक इंसानी बस्ती का संकेत है। मैंने अफ्रीका के बारे में यही जाना है कि ये जगह जिंदगी का इम्तिहान लेती है, और यहाँ जिंदगी और मौत का संघर्ष चलता है। कुछ जीवों की जिंदगी के लिए दूसरों को मरना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ के जानवरों को समझना होगा, और हमें अपने पूर्वजों की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को कुदरत के साथ ढालना होगा।